दिल्ली सल्तनत, एक ऐसा दौर जो करीब 300 साल तक चला, और इन 300 सालों ने हिंदुस्तान की पूरी शक्ल सूरत ही बदल कर रख दी, खासकर जब हम बात करते हैं कला और संस्कृति की। तो सवाल ये है कि आखिर ये पत्थर कहते क्या हैं? असल में ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो एक पूरी दास्तान सुनाते हैं। एक ऐसी दास्तान जो है मेल जोल की, एक दूसरे में घुल मिल जाने की। तो चलिए 1206 से 1526 के उस दौर में चलते हैं और इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस विरासत से जिसे हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, यानी यहाँ की शानदार इमारतें। ये वो जमाना था जब भारतीय, इस्लामी और फारसी कारीगरी ने हाथ मिलाया और मिलकर कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था, एक बिल्कुल नई पहचान। इस पूरे लंबे दौर में देखिए, एक के बाद एक 4 बड़े खानदानों ने हुकूमत की। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, उनके बाद तुगलक और आखिर में लोधी। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? हर वंश ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। मतलब हर दौर की इमारतों का एक अपना अलग ही अंदाज है, एक अलग पहचान। सिर्फ इमारत देखकर ही पता चल जाता है कि ये किस दौर में बनी होगी। तो इस मेल जोल का नतीजा क्या निकला? एक बिल्कुल नया स्टाइल सामने आया, जिसे आज हम कहते हैं इंडो इस्लामिक स्टाइल। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि एक कल्चर ने दूसरे को दबा दिया या खत्म कर दिया, नहीं, बल्कि ये तो 2 बड़ी नदियों के संगम जैसा था। सोचिए, एक तरफ भारत की सदियों पुरानी बारीक नक्काशी और कारीगरी, और दूसरी तरफ इस्लाम की भव्य मेहराबें और विशाल गुंबद, और ये दोनों मिलकर एक हो गए। जरा सोचिए, एक तरफ तो है ऊंची ऊंची मेहराबें और गोल गुंबद, और ठीक उन्हीं दीवारों पर पत्थरों को तराश कर बनाई गई बारीक जारियां और खूबसूरत फूल पत्तियां। और हाँ, रंगों का खेल भी देखिए। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का क्या शानदार इस्तेमाल हुआ है। ये सब जब एक साथ आया तो एक ऐसी तस्वीर बनी जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। और देखिए, शुरुआत भी कितनी दिलचस्प थी। सल्तनत की जो पहली बड़ी मस्जिदें बनी, जैसे कुव्वत उल इस्लाम, उसे बनाने के लिए पता है क्या इस्तेमाल हुआ? पुराने हिंदू और जैन मंदिरों के ही पत्थर और खंबे। ये अपने आप में उस दौर की कहानी कहता है। एक नई शुरुआत का ये बिल्कुल सीधा सीधा सबूत है, जहां पुराने ढांचों से ही एक नई इमारत खड़ी की जा रही थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। वक्त के साथ साथ ये स्टाइल और भी बदला और निखरा। जैसे जब खिलजी आए तो उनकी इमारतें, अरे वाह, बेहद सजी धजी, बहुत खूबसूरत। अलाई दरवाजा को देखिए, हर कोने में बारीक नक्काशी और लिखावट मिलेगी। लेकिन फिर आए तुगलक, और उनका फोकस बिल्कुल अलग था। उन्होंने मजबूती और सुरक्षा पर जोर दिया। उनके किले देखिए, जैसे तुगलकाबाद, विशाल, दमदार और बेहद मजबूत। मतलब सजावट कम और ताकत का प्रदर्शन ज्यादा। और फिर आता है लोधी दौर। यहाँ आकर इस पूरे स्टाइल में एक नई नज़ाकत, एक एलिगेंस आ गई। अब जोर किस पर था? शानदार मकबरों पर, जिनके चारों तरफ खूबसूरत बाग बगीचे हों, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम आज दिल्ली के लोधी गार्डन में देखते हैं। सही मायनों में यहाँ आकर गुंबद बनाने की कला अपने चरम पर पहुंच गई थी। और यही वो जमीन थी, वो बुनियाद थी, जिस पर आगे चलकर मुगल वास्तुकला का शाहकार ताजमहल खड़ा होना था। तो ये तो हुई पत्थरों और इमारतों की कहानी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ठीक इसी वक्त एक वैसी ही बड़ी क्रांति कागज और कलम की दुनिया में भी हो रही थी। जरा उस दौर का माहौल सोचिए। सल्तनत के दरबार में फारसी बोली जा रही है, जो सरकारी कामकाज की जबान है। दूसरी तरफ पंडित और विद्वान संस्कृत में लिख पढ़ रहे हैं, और बाजारों में, गलियों में आम लोग अपनी अपनी बोलियों में बात कर रहे हैं। ये भाषाओं का एक कितना दिलचस्प संगम रहा होगा, है ना? और इसी संगम ने उस दौर के साहित्य को बेइंतहा अमीर बना दिया। और हाँ, इतिहास लिखने का काम भी खूब हुआ। इसी दौर में हमें मिन्हाज-ए-सिराज से लेकर ज़ियाउद्दीन बर्नी जैसे कई बड़े इतिहासकार मिले। इन लोगों ने उस वक्त के सुल्तानों, उनकी जंगों और समाज की हर छोटी बड़ी बात को अपनी किताबों में लिखकर हमेशा के लिए महफूज कर लिया। सच तो ये है कि आज हम सल्तनत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें इन्हीं की किताबों से मिला है। लेकिन जब हम इस दौर की कला और साहित्य की बात करते हैं, तो एक नाम है जो किसी सितारे की तरह सबसे ऊपर चमकता है, और वो नाम है अमीर खुसरो।
उन्हें सिर्फ एक शायर कहना तो बहुत कम होगा। वो एक संगीतकार थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, और अगर ये कहा जाए कि वो उस गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े प्रतीक थे तो गलत नहीं होगा। खुसरो की सबसे बड़ी, सबसे अहम देन क्या थी? वो थी हिंदवी। देखिए, वो फारसी के तो उस्ताद थे ही, लेकिन उन्होंने यहाँ की आम बोलचाल की भाषा में भी लिखना शुरू किया, और यही वो बुनियाद थी, वो ज़मीन थी जिस पर आज की हमारी हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानें खड़ी हैं। उन्होंने दो संस्कृतियों के बीच ज़बान का एक ऐसा पुल बना दिया जो सदियां गुजरने के बाद आज भी उतना ही मजबूत है। लेकिन साहित्य सिर्फ दरबार तक ही सीमित नहीं था, उसके बाहर एक और दुनिया फल फूल रही थी। निजामुद्दीन औलिया जैसे महान सूफी संतों की खानकाहों में इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम गूंज रहा था। वहीं दूसरी तरफ विद्यापति जैसे कवि अपनी स्थानीय भाषाओं में भक्ति और प्रेम की अद्भुत रचनाएं कर रहे थे। सच कहूं तो यही वो आवाजें थीं जो सल्तनत की असली धड़कती हुई रूह थीं। तो सवाल ये है कि इन 300 सालों की विरासत आखिर है क्या? पत्थरों और शब्दों के इस अनोखे मेल जोल ने हमारे आज के लिए क्या छोड़ा है? वास्तुकला की बात करें तो सल्तनत काल ने वो नींव रखी, वो एक तरह की डिज़ाइन लैंग्वेज तैयार की, जिसे बाद में मुगलों ने परफेक्शन तक पहुंचाया, बुलंदी पर पहुंचाया। जब हम ताजमहल की भव्यता देखते हैं ना, तो उसकी जड़ें कहीं न कहीं सल्तनत की इन्हीं इमारतों में छिपी हैं। ये एक ऐसी स्थायी पहचान बनी जो आज भी हिंदुस्तान की शान है। और भाषा का क्या? फारसी और यहाँ की स्थानीय बोलियों के संगम से जो हिंदवी पैदा हुई, उसी ने तो आगे चलकर हमारी आज की जबानों को जन्म दिया। ये दरअसल एक साझा जबान बनाने की एक कामयाब कोशिश थी, एक ऐसी जबान जो लोगों को आपस में जोड़ सके। तो कुल मिलाकर सल्तनत काल की विरासत टकराव की नहीं, बल्कि संगम की है। ये मेलजोल हमें वास्तुकला में दिखता है, जबान में दिखता है, और समाज में भी। उस दौर के सूफी और भक्ति आंदोलनों ने भी तो इसी मेलजोल को बढ़ावा दिया था। ये एक ऐसी साझी मिलीजुली संस्कृति की शुरुआत थी जो आज भी हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि सैकड़ों साल पहले हुआ ये सांस्कृतिक संगम, ये मेलजोल आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या इतिहास में अलग अलग धाराओं का ये मिलन हमें आज की दुनिया को समझने का और शायद बेहतर बनाने का कोई नया नजरिया दे सकता है?